चलिए आज से हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड एनसीईआरटी। इससे पहले हमारे चैनल पर कक्षा 6, 7 और 8 की गणित के सभी चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सलूशन अवेलेबल हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर ठीक है प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें से आपको जो भी एक्सरसाइज देखना है आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही कक्षा 9 की गणित के हल ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कुल 15 अभ्यास दिया गया है, ठीक है। जिसमें हम लोग का पहला अभ्यास है, यही पहला चैप्टर हम लोग को संख्या पद्धति है ना। तो संख्या पद्धति अध्याय 1, इसमें हम लोग को ना संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग को जो भी एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। तो पहले हम लोग ना संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ही प्रश्नावली 1.1 को हम लोग आज हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली को हल करने से पहले ना इन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहली होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये सब हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ शुरू होती है, एक से ही, जहाँ से हम लोग संख्याओं को गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 इसी तरह से लेकर सभी अनंत तक, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 अरब, ठीक है। जितना भी रहेगा सब एक से शुरुआत करके, ठीक है, सभी धनात्मक संख्याओं को ले लेंगे, 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर हम लोग को दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या तो रहेगा ही, बस हम लोग शून्य की भी जानकारी रहेगी, ठीक है। 0, 1, 2, 3 शून्य से शुरुआत होगा और सभी धनात्मक संख्याएं रहेंगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और वहीं पूर्णांक किससे कहते हैं, इंटीजर्स, अंग्रेजी में इसको इंटीजर्स बोलेंगे। तो पूर्णांक किन संख्याओं को कहते हैं, देखिए ये सब तो संख्याएं रहेंगी, ठीक है। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या तो रहेगा ही, और साथ साथ ऋणात्मक सभी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। सभी ऋणात्मक संख्याएं साथ में आ जाएंगी तो उसे ही बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या, गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या है। वहीं सिर्फ शून्य सम्मिलित हो जाएगा तो हो जाएगी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है, देखिए सभी धनात्मक संख्याओं को, साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्याओं को, और शून्य भी होना चाहिए, है ना। पूर्णांक यही होता है, सभी धनात्मक संख्या, 1 से लेकर 1 से ही धनात्मक संख्या है, और साथ साथ ऋण 1 से ही सभी ऋणात्मक संख्या है, और साथ में शून्य, इसी को बोल देते हैं पूर्णांक, ठीक है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q मतलब अंश और हर के रूप में जिसे हम लोग लिख सकते हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि p और q है क्या, ठीक है। तो p और q क्या होना चाहिए, यही पूर्णांक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक में से ही अंश और हर में क्या, इसी में से कोई धनात्मक संख्या हो जाए या कोई ऋणात्मक संख्या हो जाए, ठीक है, अंश और हर में। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए 2 शर्त है कि p q क्या हो, पूर्णांक हो, इन्हीं संख्याओं में से कोई संख्या होना चाहिए। और साथ साथ q जो हम लोग का, देखिए p अंश है, q हर है, तो हर जो है ना वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2 ये क्या है, ये सब संख्या इसमें आएंगी, ठीक है। जो अंश है वो भी पूर्णांक है, हर है वो भी पूर्णांक है, बस हर को 0 नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे कामा हम लोग लिख देते हैं, ऋण 7/2 भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऋण 7 भी पूर्णांक में आएगा और 2 भी। तो यही होता है परिमेय संख्या। अब हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में इसे लिखना चाहेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ p/q क्या होना चाहिए, जो अंश और हर वाली संख्या है वो भी पूर्णांक ही होनी चाहिए, साथ साथ हर इसमें 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे करड़ी में 2 है ना, करड़ी में 3, अब करड़ी में 4 को हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि करड़ी में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना, जो कि हम लोग का यही परिमेय संख्या में ही आ जाएगा, है ना। 2 भी परिमेय संख्या हो, क्योंकि 2 को क्या आप 2/1 लिख सकते हैं ना। ऐसी सभी संख्याएं का जिनका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, उन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, है ना। जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब क्या रहेंगे, अपरिमेय संख्या। साथ में साथ पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इन संख्याओं की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। चलिए आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। q मतलब जो हर है, ठीक है, p/q पूर्णांक ही होनी चाहिए। ये सब हमने पढ़ा अभी, ठीक है, पूर्णांक ही है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक होना चाहिए और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को शून्य के बारे में पूछा हुआ है ना, प्रश्न में हम लोग को शून्य के बारे में पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो देखिए ये जितनी यहाँ पर पूर्णांक आपको लिखी गई हैं, ये सब संख्या है ना, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, सब परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। सबके नीचे आप क्या लिख सकते हैं, एक कोई भी यहाँ पर संख्या, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, साथ साथ ये परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। p/q पूर्णांक हो जाएगा, ये भी पूर्णांक में आएगा, है ना, शून्य भी आ जाएगा, है ना, और 1 भी आ जाएगा पूर्णांक में, हर 0 भी नहीं रहेगा, है ना। कोई भी यहाँ पे संख्या है
पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक संख्या कोई भी है, यहाँ पर किसी के भी हर में आप चाहें तो एक लिख सकते हैं ना। एक लिख देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। पी भी यहाँ पर यह भी जो अंश है यह भी पूर्णांक हो जाएगा, हर भी पूर्णांक हो जाएगा, साथ साथ हर जीरो भी नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर शून्य को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यदि हम लोग 0/1 लिख दें, शून्य को हमने 0/1 लिख दिया ना, तो यह हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। देखिए अब यह भी हम लोग का पूर्णांक हो गया, है ना, यह भी पूर्णांक में आएगा, यह भी पूर्णांक में आएगा, ठीक है। तो पहले शर्त तो यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू क्या होना चाहिए, अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और साथ साथ हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक क्या है, 0 के बराबर नहीं होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0/2 भी लिख सकते हैं ना। पी क्यू क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, और जो हर है क्यू यह 0 के बराबर नहीं भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को, ठीक है। शून्य को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, शून्य का परिमेय संख्या होता है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं शून्य एक परिमेय संख्या होता है। तो हमने लिख दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है या है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी कामा क्यू पूर्णांक है तथा जो क्यू है हर है वो 0 के बराबर तो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम उदाहरण लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग शून्य को क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंश भी हो गया हम लोग का पूर्णांक, हर भी हो गया पूर्णांक, ठीक है। साथ साथ हर 0 के बराबर नहीं है, और क्या लिख सकते हैं, 0/2 लिख दीजिए, है ना, 0/3, है ना। इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, जो क्या है, शून्य हम लोग का एक परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। क्योंकि शून्य को हम लोग पी बाई क्यू अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अंश भी तो ये शून्य तो होता ही है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक में तो आएगा ही, और एक भी होता है पूर्णांक, ठीक है, दो भी, इस तरह से कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा, दोनों अंश और हर पूर्णांक भी हो जाएगा, साथ साथ हर 0 के बराबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं भी है, ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे, है ना। अब दूसरा प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या 3 और 4 के बीच की हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ना, हम लोग को दिया था 3 और 4, तो संख्या 3 को लिख दीजिए और यहाँ पे 4 को लिख दीजिए, है ना। हम तरीका बताते हैं कि इस तरह से किन्हीं भी संख्याओं को, देखिए ये भी परिमेय संख्या है आपकी, 3 भी परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 6 हम लोग को पूछा है ना। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी परिमेय संख्या आपको 2 दे दिया है ना, पहले उसका हर बराबर करिए, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहीं पर हम लोग को ना, जैसे हम लोग मान लेते हैं 1 बटा यहाँ पे 2 दे दें और 1/3 दे दें। अब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग को पूछेगा ना, मान लेते कितना भी संख्या पूछता, तो पहले इसका आप हर बराबर करिए, ठीक है। पहले इसका आप हर, तो हर हम लोग कैसे बराबर करें, देखिए यहाँ पर पहले हर बराबर करने के लिए यहाँ पे अंश और हर में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे ना, देखिए 1/2 हम लोग लिए अंश में भी 3 से गुणा कर दिए, हर में भी 3 से, ठीक है, ताकि इसके मान में भी प्रभाव ना पड़े और संख्या का हर हम लोग को बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को करना पड़ेगा 1/3 में। हम यहाँ पर हम लोग किस संख्या का अंश और हर में गुणा करेंगे, वो संख्या होगी 2। अंश और हर में यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 3 दूना 6। तो अब देख रहे हैं यही सेम ही संख्या है, यह और यह संख्या बराबर है, यह और यह संख्या बराबर है। बस हमने क्या कर दिया, दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख दिया ना, ताकि इन दोनों संख्याओं का हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहले दोनों संख्याओं का हर बराबर कर लेंगे फिर, ठीक है। और यदि आपको बस जितनी संख्या चाहिए, यदि 6 संख्याएं चाहिए, तो आपको अंश और हर में क्या करना है, 7। यहाँ पर मान लेते हैं अगर इस संख्या का हम लोग को ना 6 संख्याएं चाहिए होता ना, तो हम लोग अंश और हर में 7 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर अंश और हर में 7 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अंश और हर में 7 से गुणा कर देते हैं। जितनी भी संख्याएं चाहिए उसमें एक जोड़ दीजिए, एक अधिक कर दीजिए और अंश और हर में दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 3 और 4 में 6 परिमेय संख्या पूछा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर हर तो समान ही है, इसको 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ इसको 4/1। तो यहाँ पर हर तो पहले से ही समान है, तो बस आप क्या कर दीजिए, है ना, 6 परिमेय संख्या चाहिए ना, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 का आप अंश और हर में गुणा कर लीजिए,
ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग 7 का अंश और हर में गुणा कर ले रहे हैं। पहला काम हम लोग को हर समान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही हर समान है, नहीं तो हम लोग क्या करते पहले हर समान करते हैं। तो यहाँ पर हर समान था इसलिए हम लोग क्या कर दिया, 6 परिमेय संख्या चाहिए तो उसमें 1 जोड़ लीजिए, है ना। जितना भी पूछे, यदि 100 पूछता है तो हम लोग उसमें 1 जोड़ लेते हैं, 101 कर लेते हैं, ठीक है उसको, और अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 6 ही पूछा था तो 6 में 1 जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 7 21 हो जाएगा, और यहाँ पे हर में तो सिर्फ 7 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इन देखिए 21 से लेकर आप 28 तक चले जाइए, आपको मिल जाएगा 6 संख्या, ठीक है। देखिए कौन कौन मिल रहा है यहाँ पे 21 के बाद 22/7, ठीक है, यह मिल जाएगा। फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, ठीक है, फिर 26/7, यहाँ पे 27/7 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल आपको 6 संख्याएं आपको मिल गई। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, हर समान करना है। जो भी जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछे उनका हर समान करना है। हर समान करने के बाद यदि हर समान है पहले से तो ठीक है, जितनी संख्याओं का पूछे उसमें से एक संख्या अधिक करके आपको जोड़ देना है, अंश और हर में गुणा कर देना है, ठीक है। देखिए और हम लोगों ने सही किया कि नहीं एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए ये संख्या कौन था, 3 और 4 ही तो था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को सही किए कि नहीं। देखिए 22 है, 22 में 7 में आप भाग देंगे, 22 में आप 7 से भाग देंगे, 7 या 21 3 बार चला जाएगा, ठीक है, 3 बार चला जाएगा, और फिर आपको दशमलव में कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पता चला ना कि 3 से तो हम लोग पार ही जा रहे हैं, 4 बार तो देखिए भाग ही नहीं जाएगा, ठीक है। 4 बार भाग चला जाएगा तो यही तो है 7 चौक 28, इसको तो हम लोग को लेना ही नहीं है ना। 21/7 को नहीं लेना है और 28/7 को नहीं लेना है, क्योंकि यह 21/7 का मतलब क्या हुआ, 3 ही तो है ना। हम लोग क्या कर देंगे, 7 में 21 में हम 7 से भाग देंगे तो 3 ही आ जाएगा। 28 में यदि 7 से आप भाग देंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, ठीक है, यही संख्या है। और इसके बीच में ये हम लोगों ने 6 परिमेय संख्या लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर नीचे से हम लोग लिख देते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, जो कि हम लोग का है 22/7, 23/7, 24/7, यहाँ पे 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले हर समान करना है और फिर जितना पूछे उसमें एक संख्या अधिक कर दीजिए और उसका अंश और हर में गुणा करके आप उनके मध्य की जितनी परिमेय संख्या चाहिए उतनी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हम लोग का हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया ना, 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग हर समान करेंगे दोनों संख्याओं का। तो आप देख रहे हैं ना कि हर दोनों का समान है, 5 ये भी है 5 ये भी है, तो हम लोग को 5 परिमेय संख्या चाहिए तो 5 में एक अधिक जोड़ दीजिए, 6 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा, ठीक है। 3/4 और नहीं 3/5 है और 4/5 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को ना, ठीक है। यहाँ पे 3 बना देते हैं। तीसरे वाले प्रश्न को हम 2 परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है। एक हमें दिया है 3/5 दिया हुआ है और एक हमें दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है ना। तो इसमें तो हम लोग को हर समान करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले से ही हर समान है तो बस हम लोग कितना चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए था, तो हम लोग 6 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3/5 और 6 से अंश में भी गुणा कर दिए, हर में भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ पे 6 18 हो जाएगा और यहाँ पे 5 छक 30। चलिए और यहाँ पर भी हम लोग गुणा कर लेते हैं, 4 छक 24 हो जाएगा और यहाँ पे 5 छक 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 18 से 24 तक जाइए, ठीक है। 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19/30 आ जाएगा और फिर 19, फिर 20, ठीक है, 20/30, फिर 21/30, 21 के बाद 22/30, फिर 23/30। तो इस तरह से आप लोगों को 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। 19/30 1, यहाँ पर यह 2 है ना, और 20/30 और यहाँ पे 21/30, 22/30, 23/30 है ना। इसको नहीं लेंगे, 18/30 को नहीं लेंगे। 18/30 का मतलब यही है 3/5 ही है ना। अंश और हर में क्या कर देंगे, 6 से विभाजित कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा।
और यहीं 24/30 का मतलब यही है 4/5 ही है। अंश और हर को 6 से विभाजित कर देंगे तो यही 4/5 ही आ जाएगा। तो हम लोग को यही 6 परिमेय संख्या नहीं 5 परिमेय संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया है ना, क्योंकि हम लोगों ने 6 से अंश और हर में गुणा किया है। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो 5 से परिमेय संख्या प्राप्त होगा, है ना। जितना भी संख्या से गुणा करेंगे उससे एक कम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संख्या या परिमेय संख्या हम लोग लिख देते हैं। चलिए संख्या ही लिख देते हैं। संख्या 3/5 तथा 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। नीचे हम लोग लिख देते हैं, है ना, इसी को 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इस तरह से हम लोग को तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है ना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हम लोग को कारण बताना है। यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक से गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। वहीं पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं आ जाती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में आएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं आती है। ठीक है, वहीं पूर्ण संख्या में है ना, ये प्राकृतिक संख्याएं तो सभी रहता ही है, साथ ही साथ इसमें शून्य भी सम्मिलित रहता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में। तो यही हम लोग को पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, यही पूछा है हम लोग को। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है होती है। तो ठीक है, तो यह सत्य बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यहाँ पे पूर्ण संख्या में आएगा। ठीक है, तो ये कथन हम लोग को बताना था। तो ये कथन क्या है? ये हम लोग का सत्य लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न में। हम लोग को यहाँ पे पहला बताना था सत्य असत्य, तो पहला हम लोग सत्य बता देते हैं। ठीक है, कारण भी हम लोग को लिखना है तो हम लोग कारण भी लिख देते हैं सत्य, काम हम लोग लिख देते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या भी होती है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे, है ना। तो सेकेंड में हम लोग को पूछा हुआ है ना, प्रत्येक पूर्णांक की एक पूर्ण संख्या है। जो कह रहा है ना, इसमें प्रत्येक सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए पूर्णांक में ना अधिक संख्याएं होती हैं, सभी धनात्मक होता है, सभी ऋणात्मक होता है, साथ साथ शून्य भी होता है पूर्णांक में। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से लेकर सभी धनात्मक संख्या होता है। तो ये सभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि प्रत्येक पूर्णांक, जो ये सब पूर्णांक है ना, यह पूर्ण संख्या में आएगा। यही पूछा हुआ है हम लोग को प्रश्न में, है ना। देखिए तो यदि 0 से लेकर यही सभी धनात्मक पूछता तो इसमें तो आ जाता पूर्ण संख्या में। ठीक है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती है ना। पूर्णांक में यदि हम लोग ऋण 1 को ही ले लें तो यह पूर्ण संख्या में नहीं आ पाएगा, है ना। सभी पूर्ण संख्या रहता तो सभी पूर्णांक में आ जाता, लेकिन यहाँ पर सभी पूर्णांक यहाँ पे पूछा हुआ है ना, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है तो नहीं है, है ना। ये गलत बात है। यहाँ पे जैसे हम लोग ऋण 2 को ही ले लें तो इसमें तो रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, लेकिन इसमें नहीं आ सकता वो, है ना। ऋण 3 पूर्णांक में रहेगा लेकिन पूर्ण संख्या में वो नहीं आ सकता। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, इस कथन को लिखना है तो हम लोग इसको असत्य लिख देते हैं। असत्य है, कारण भी हम लोग को बताना है। हम लोग लिख देते हैं क्योंकि, चलिए ऋण 2 को, ऋण 1 को या किसी ऋणात्मक संख्या को लिख दीजिए। चलिए ऋण 3 को ही लिख देते हैं। ऋण 3 पूर्णांक में तो होगा किंतु पूर्ण संख्या में नहीं।
ठीक है। इसमें हम लोग को यही पूछा था कि सभी पूर्णांक क्या हो, एक पूर्ण संख्या में आए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं आएगी, इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया कथन जो दिया है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे ऋण 3 क्या होगा, पूर्णांक में तो होगा लेकिन पूर्ण संख्या में, किंतु पूर्ण संख्या में नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले कथन पे। देखिए हम लोग को यहाँ पे थर्ड में दिया गया है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, जो प्रत्येक परिमेय संख्याओं को बता रहा है यहाँ पे पूर्ण संख्या, लेकिन परिमेय संख्या में ना सभी पूर्ण संख्या आ जाएगा, किंतु सभी परिमेय संख्या इसमें पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता है ना। देखिए हम कारण बताते हैं, यहाँ बोला है कि परिमेय संख्याओं किस में आना चाहिए, पूर्ण संख्या में। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को प्रश्न दिया है कि ये परिमेय संख्या है सभी इसमें आना चाहिए पूर्ण संख्या में। तो देखिए पूर्ण संख्या रहता है तो उसके हर में एक लिखकर हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, लेकिन वही हम लोग कोई भी परिमेय संख्या ले लें ना, 1/2 को ही ले लें, ठीक है। तो 1/2 तो परिमेय संख्या में तो रहेगा, लेकिन पूर्ण संख्या में ये नहीं आ सकता है ना। पूर्ण संख्या में क्या रहेंगे, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या रहेगा है ना, 1/2 नहीं इसमें आ सकता। जैसे यहाँ पे 3/4 ही को ही हम लोग ले लें तो 3/4 परिमेय संख्या में तो रह सकता है, अंश और हर में PQ पूर्णांक होना चाहिए और हर 0 नहीं है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो लेकिन इसमें नहीं आ सकता, ये पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या आनी चाहिए। इसमें परिमेय संख्या में जैसे हम लोग क्या ले लें, हम लोग चलिए ऋण 1/2 को ही ले लेते हैं, तो यह तो परिमेय संख्या में रहेगा, तो इसमें तो ऋणात्मक संख्या आ ही नहीं सकता, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या रहेगा, तो ये भी नहीं आ सकता है ना। इसमें देखिए पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं रहती तो वो सब इसमें परिमेय संख्या में आता, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो रहती इसके हर में एक लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, सब परिमेय संख्या में आ जाएगा। लेकिन जो सभी परिमेय संख्या, देखिए यही यदि हम लोग यही बात कर लेना, एक को भी लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या में, क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे 0 से लेकर सभी धनात्मक, यह इतना तो होगा ही परिमेय संख्या में, इतना तो आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि ये सब संख्या लिखा गया ना, ये सब भी हैं इसमें है ना, ये सब रहता तो इसमें आ जाता, लेकिन ये सब क्योंकि इसके इतना के अलावा जो भी आपकी परिमेय संख्या, यह जैसे परिमेय संख्या ये सब इसमें पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बताना था कि परिमेय संख्याएं सभी पूर्ण संख्या में आती है तो नहीं आता है ना, किसी को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख देंगे तो इसमें नहीं आ पाएगा वो, ठीक है। तो 1/2 ही को हम लोग चलिए लिख देते हैं कि यह परिमेय संख्या में तो होगा किंतु पूर्ण संख्या में नहीं। जो कथन है हम लोग को दिया था ना, यह असत्य लिखा हुआ है, असत्य दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं असत्य। कारण हम लोग बता देते हैं, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि चलिए 1/2 को ही लिख देते हैं, 1/2 परिमेय संख्या तो है किंतु पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।